हाँ देख, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? इसका फॉर्मूला वो होता है क्या, ओम्स V लॉ इज इक्वल्स सुन टू ले, आई आर? वो ओम्स लॉ कहता है, ये ना रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V होता है और इलेक्ट्रिक करंट I होता है। मैंने इसका मतलब भी समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस का, आई वी नहीं बताया था। जब एक जैसे एक जो पॉजिटिव वाला होता है और एक नेगेटिव वाला होता है, पॉजिटिव वाले में से ज्यादा ज्यादा एनर्जी जाती है और नेगेटिव वाले में से कम, तो वो दोनों जहाँ पे जाकर मिलके होते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक और अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ नहीं आता बच्चों को जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस का ना, पहले तो ओम्स लॉ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रिलेशन पहले ना लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में बताता है रिलेशन। ठीक है, और अब देख पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाऊं, मान ले दो टैंक है हमारे पास, सपोज कर ले दो वाटर टैंक है, पानी फिल हो रखा है इनके अंदर, सेम लेवल पे पानी फिल हो रखा है ना। अगर मान ले यहाँ पे मैं पाइप लगा दूं ऐसे करके एक, दोनों में सेम लेवल पे पानी है, तो क्या पानी मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं हाँ, करेगा। और फिर दोनों लेकिन सेम लेवल पे आ जाएंगे आई गेस। मैंने कह रहा हूँ कि अगर सेम लेवल पे पानी है तो पानी मूव करेगा या नहीं करेगा, मैंने ये पूछा है अभी। मैंने ये नहीं बोला आ जाएंगे वो आ जाएंगे, तो मैंने ये जो पाइप आपने इनके बीच में लगाया है। हाँ, दोनों में सेम करेगा। लेवल पानी है। तेरे में दिमाग ही बहुत ज्यादा है। अगर किसी चीज में सेम चीज है भाई, यहाँ तक पानी इतना भरा हुआ है, इसमें पानी इतना ही भरा हुआ है, तो कोई चीज कैसे मूव कर सकती है जब दोनों में सेम लेवल ऑफ थिंग्स है? इससे पानी इसमें कैसे आ जाएगा? नहीं करेगा। क्योंकि भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मान लिया अगर कहीं पे पानी दोनों जगह सेम है, और अगर उसमें छेद करके मैं पाइप लगा दूं, तो यहाँ पे भी जितना पानी है यहाँ पे भी उतना पानी है। भाई 10 लीटर पानी यहाँ पे है, 10 लीटर पानी यहाँ पे है, तो पानी यहाँ से कैसे मूव कर जाएगा? इसके अंदर 11 लीटर कैसे हो जाएगा? दोनों जगह सेम पानी होगा तो पानी मूव कभी नहीं करेगा। ठीक है, हम्म। और अगर मान ले जहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी कम हो गया, और यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे 5 लीटर है, वहां पे 10 लीटर है, तो इसको बराबर करने, जब ये बराबर होंगे जब मूव नहीं करता, तो भाई ये 5 लीटर है, ये 10 लीटर है, तो यानी इसमें से कुछ पानी इसके अंदर जाएगा जब ये मेंटेन होगा। यानी अगर यहाँ पे मैं 2.5 भेज दूं और यहाँ पे 2.5 माइनस कर दूं, तो यहाँ पे 7.5 पानी और यहाँ पे भी 7.5 पानी हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर एक साइड ज्यादा पानी है और एक साइड कम पानी है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है हमेशा। ये सब चीज का रूल है, पानी का रूल नहीं है ये सारी चीज का रूल है। एयर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, वाटर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। जहाँ पे ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं सारे। ठीक है। हम्म। हम्म। अगर मान ले एक टैंक है, और मैंने कहा कि दोनों में सेम पानी है, इसमें भी 10 लीटर है, इसमें भी 10 लीटर है, लेकिन अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगा तो पानी मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी हाइट बढ़ा दी ना, तो उसमें वो जगह ज्यादा हो जाएगी और फिर वो जाएगा ना पानी। क्या हो जाएगा? ये जो जिसमें दूसरा वाला है, जो छोटा वाला कंटेनर है 10 लीटर वाला, हाँ, उसका पानी उसमें जाएगा ना, बड़े वाले में। नहीं जाता कभी भी। अगर हम हाइट इंक्रीज कर देंगे क्यों? लेकिन पानी उसकी का हाइट फ्लो, तो इंक्रीज कर दी ना लेकिन। तो क्या हो गया? पानी तो सेम ही है, तो कैसे कहाँ जा सकता है? पानी तो मेंटेन है। बात तो यही है, बस घुमाने के लिए कह देते हैं कि हाइट बढ़ा दी। अब एक बड़ी बाल्टी लूं मैं, चाहे मैं छोटा सा मग्गा लूं, मग्गे में पानी इतना है, बाल्टी में पानी इतना है, भाई दोनों में मैंने छेद कर दिया, पाइप लगा दी, पानी ये छोड़ना है कि यहाँ से निकल के अगर सिर्फ सेम चले जाएगा। लेवल है तो चाहे बड़ा हो चाहे कंटेनर छोटा हो, पानी उतना ही रहेगा, मतलब पानी जाएगा नहीं। पानी मूव ही नहीं करता। ठीक है। यही होता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम कंसेप्ट है।
जहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर सेम जगह मान ले, एक बार वो मैंने बैटरी लगाई थी, समझाया था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इस साइड से भी करती है, दोनों साइड से फ्लो करती है, पॉजिटिव की तरफ से वही तो नेगेटिव मैं की बता तरफ रही से। थी। और अगर दोनों साइड से सेम करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और अगर एक साइड ज्यादा कर रही है, एक साइड कम कर रही है, तो जो ज्यादा वाली है वो उस साइड जाने की कोशिश करेगी, कम वाले की साइड। सेम करने के लिए। हाँ, सेम करने के लिए, ताकि सेम करंट हो जाए, ज्यादा करंट ना हो। तो सेम करने के लिए कई बार एक साइड ज्यादा करंट होता है ना, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस का यूज कर लेते हैं, ताकि वहां ज्यादा करंट ना जाए, वहां से रुक के करंट बैक साइड मार जाए और दोबारा दूसरी जगह पे भी फ्लो करना चालू हो जाए। इसलिए रेजिस्टेंस का यूज करा जाता है, ताकि ज्यादा करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए रजिस्टर लगा दो, ताकि यहाँ पे ज्यादा करंट ना जाके पीछे जाना चालू हो जाए जहाँ पे कम जा रहा है। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया। हम्म। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी लिख ले। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। इसकी भाई डेफिनेशन भी बता दो पोटेंशियल डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बस। ये डिफरेंस होता है, कल ही तो उस दिन तो बताया तो था, जो डिफरेंस होता है भाई दो पॉइंट्स के बीच में। तू लिखती नहीं क्या, या हाँ वीडियो नहीं मतलब देखी वो तूने? लिख। लास्ट क्लास वाली मैं वीडियो लिख भी नहीं तो रही देखी हूँ, तूने मैंने इसलिए बोल केवल रहा है। मैंने केवल ये पूछा है कि इंग्लिश में अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो वीडियो में बस। देखती तू, मैंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दी थी, उसकी भी डेफिनेशन की भी तो लिखवाई थी। बताया तो था कि तब भाई क्या था। डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट के। खोल लियो वीडियो, मैं दिखा दूंगा दोबारा भी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये भी बताया था मैंने तो। V is equals to work done। वी का मतलब पोटेंशियल चार्ज। डिफरेंस है, और वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को वन क्यू से। जूल बाय वन कूलम। हाँ, W बाय Q। अच्छा, वन जूल बाय वन कूलम तो करंट है, हाँ। बस यही होता है। उसके बाद 1 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट से डिनोट करते हैं वी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, यहाँ पता है। पे वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट। तो 1 वी इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सी। पता तो होता है लेकिन पेपर में गलत हो जाता है ना, फिर वहां पता नहीं चलता तो नहीं क्या कर दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक टूल यूज करा जाता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करा जाता है। उससे पता चल जाता है कि किस तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। उसके अंदर एक ऐसे करके सुई होती है, अगर वो बीच में है तो यानी दोनों साइड सेम करंट फ्लो कर रहा है, इस साइड जरा डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो मतलब नेगेटिव की तरफ ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बीच में है तो दिस मीन्स नेगेटिव और ना पॉजिटिव दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्किट डायग्राम आ जाता है तो सर्किट डायग्राम ऐसे ही बनता है उसका, यूं करके यूं। सर्किट डायग्राम आते हैं मेरे को बनाने। ये सर्किट डायग्राम है वोल्ट मीटर का, तुझे वोल्ट मीटर का नहीं आता होगा, देख ले। ऐसे करके एक मीटर बना दी, यहाँ पे प्लस या माइनस, सुई कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना होता है, रेजिस्टर। बस। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। समझ स्विच आ भी तो गया। बनाना होता है। स्विच नहीं बनाना इसके अंदर, वोल्ट मीटर वाले उसमें। बनवा लो। 2 सेकंड। समझ आ गया। एम मीटर तो पता होगा, एम मीटर हाँ। होता है डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसे एम मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। रियोस्टेट के बारे में पता है, रियोस्टेट क्या होता है? ना, रियोस्टेट नहीं पता मेरे को। रियोस्टेट होता है जो करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को बिना चेंज करे, जितना करंट फ्लो हो रहा है होने दो, तेज हो रहा है तेज होने दो, लेकिन ये करंट को रेगुलेट कर लेता है। मतलब ये भी नहीं होने देता कि एकदम से फट जाएगा सर्किट, खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इट ऐसा नहीं। रेगुलेट्स द करंट। बस इट रेगुलेट कर, रेगुलेट्स द करंट। हाँ आगे रेगुलेट क्या बोला करके, आपने। रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को बिना चेंज करे। विदाउट चेंजिंग। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं कई बार, वेरिएबल रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस। ओके।
also known as और इलेक्ट्रिक करंट radio कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है पता है तुझे? इलेक्ट क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, करंट हाँ। नॉर्थ टू साउथ अच्छा, बस इसमें नॉर्थ टू साउथ होता होगा, तूने बनाया होगा नॉर्थ साउथ है इलेक्ट्रिक के अरे अंदर। नहीं वो सॉरी दूसरे में होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तूने बनाया होगा नॉर्थ साउथ पॉजिटिव, ऐसे तो कहीं पे भी लगा दूंगा तो नॉर्थ से साउथ अरे की तरफ आगे मूव करेगा। अरे वो नॉर्थ साउथ दूसरे में था उसको ज्वाइन कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। हम्म बुक्स में होता है सिर्फ ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, लेकिन बुक्स के अंदर बोला हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हुआ ना फिर ओम्स लॉ बता रहा था मैं, तो मैंने ये समझा दिया वोल्टमीटर। अब ओम्स लॉ पे आता हूँ। ओम्स लॉ ये रहा। ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ये कहता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर या तार के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। दिस मीन्स ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। डायरेक्टली का मतलब होता है, ऊपर वाली चीज ये समझाया था लास्ट क्लास में, ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और इनवर्स होगा तो नीचे वाले चीज से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमको ऊपर वाली चीज से कंपेयर करना है सिर्फ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स तो है ही नहीं ना लेकिन हाँ, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना सब डायरेक्ट द प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, करंट अगर करंट की स्पीड बढ़ती जा रही है, करंट 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, मान ले 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया एकदम से, तो जो वोल्टेज है मान ले पहले 50 आ रही थी, फिर 60 आएगी, 70 आएगी, जब तक तो ये बढ़ेगा, और जैसे ही कम होगा वैसे ये भी कम होना चालू हो जाएगी। ये होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके तो बीच हम में। जैसे इसमें फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे जैसे मैं भी बता ये तो रहा हूँ, ओम्स लेकिन लॉ का सिखाया फॉर्मूला भी हो है, गया वी अभी पढ़ाया भी है मैंने, सुन लिए तू, पहले पूरे बातों को सुना कर उसके बाद क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो मैंने समझाना चालू करा है। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पोटेंशियल ओम्स लॉ डिफरेंस, का फॉर्मूला ये होता है ओम्स लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओम्स लॉ एक लॉ होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता ओम्स लॉ का। लॉ का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन, एक चीज जो कोई आदमी कह के चले गया, वो होता है लॉ। अब लॉ जैसे की कोई थ्योरम्स फॉर्म, होते हैं अब तो हम ऐसे कोर्ट के अंदर लॉ सीखते हैं तो लॉ के फॉर्मूले होते हैं, जज को क्या मैं बैठ के फॉर्मूले सिखाऊंगा कि सर ये तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये करो सर, ये करो। लॉ का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका प्रूफ है हमारे पास, जिसको सच्चाई माना गया है, लॉ रियलिटी ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको सब लोग मानते हैं। लॉ का कभी फॉर्मूला नहीं होता। समझ आ गया? हम्म ओम्स लॉ का मतलब है कि भाई एक लॉ है जो ओम्स नाम के आदमी ने दिया था, वो उसने ये बताया था बस कि जो वोल्टेज है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से। अगर करंट बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगी। अब इसका फॉर्मूला हमने जनरेट करा इस बात से रिलेट कर कर कि क्या भाई वोल्टेज डायरेक्टली, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब भी ऐसा साइन आता है उसको हटाने के लिए इज इक्वल टू लगाऊंगा, तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं अगले नंबर को हमेशा, क्योंकि इसका मतलब ये है, कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि भाई मैंने कहा कि एक चीज 3 गुना, एक चीज 3 है, मान ले कोई भी चीज है, जैसे मेरे पास एक कपड़ा है, वो 3 मीटर लंबा है, तो 3 मीटर लंबा है, मैंने कहा दूसरे के पास कपड़ा है वो इसका 3 गुना है। 3 गुना का मतलब है कि 9 हो गया ना, इसका 3 गुना कितना होगा, 9 टाइम्स। नाइन हाँ, तो 9 हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स अगर इसका करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब है ये 3 का प्रोपोर्शनल है, ये 3 का क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनल कुछ टाइम्स है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कुछ टाइम्स। तो भाई वोल्टेज कुछ प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी। मैंने तुझे अभी एग्जाम्पल के साथ बताया था, 5 है तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ 6 था तो वोल्टेज 60 हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि V को सीधा I लिख दूंगा, कभी नहीं लिखूंगा भाई, कुछ टाइम्स वोल्टेज होगी इसकी, तो यानी 6 का 10 टाइम्स वोल्टेज है, 5 का 10 टाइम्स वोल्टेज है, ऐसे।
कभी भी एग्जैक्टली ये नहीं होगा अगर 6 का करंट हो रहा है तो 6 का ही वोल्टेज होगी, 5 का करंट हो रहा है तो 5 की वोल्टेज होगी, नहीं, कुछ टाइम्स, इसलिए प्रोपोर्शनल का यूज किया जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कुछ टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा जाता है। कांस्टेंट का मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर। ये दिया होता है क्वेश्चन में। दिया होता है वैसे कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो कांस्टेंट होता है ना, हम उसे रेजिस्टेंस मानते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज एक्ट, देख अब, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो रेजिस्टेंस इज एक्ट एज अ कांस्टेंट, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकने का काम करता है। जो रेजिस्टेंस भी कुछ पावर का होता है कि भाई ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ हद तक पावर को रोक सकते हैं। 10 एम्पियर का लगा दिया तो इसका मतलब 10 एम्पियर तक के करंट को ही रोक पाएगा, उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है एक, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं रेजिस्टेंस से। समझ आ गया? हम्म, आ गया। हाँ। तो बस वोल्टेज जो हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट की जगह रेजिस्टेंस लिख देंगे तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया आई इंटू आर, या आर इंटू आई, सेम बात है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन तो गया। ये जो हमने कांस्टेंट इंटू आई लिखा था उसको आगे इम्प्लाई करके आया v इक्वल्स टू आर इंटू आई। हाँ, क्योंकि भाई कांस्टेंट को रेजिस्टेंस लिख देंगे ना अब, क्योंकि जो कौन रेजिस्टेंस भी तो कांस्टेंट की तरह जहाँ ही पे होता भी है। सारी पावर थोड़ा ना रोक लेगा करंट की भाई। जो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, सारा ही रोक लेगा, फिर तो फायदा ही क्या है? फिर तो इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं पाएगी हमारे तक। तो रेजिस्टेंस बस सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह एक्ट करता है, जो कि कुछ चीज को ही रोक पाता है, पूरा करंट नहीं रोक पाता, कुछ हद तक। मतलब 10 एम्पियर रोकना है तो उतना रोकेगा, 3 एम्पियर रोकना है तो उतना रोकेगा, उससे ज्यादा नहीं रोक पाता। तो मतलब कि जो ओम्स लॉ, अब जहाँ पे भी ओम्स लॉ होगा तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगता है v इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई। हाँ, ओम्स लॉ ने ये बताया था, तो ओम्स लॉ के डेफिनेशन, स्टेट लॉ के बेसिस पे हमने ये निकाल दिया जो ओम्स लॉ ने बोला था। बस ये होता है। समझ आ गया? हम्म। ओम्स एक यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को ओम बोला जाता है। ओम, ठीक है। एसआई यूनिट होती है इसे वैसे मतलब, बनाते हैं ना। ओ, ऐसे करके बनता है, यूं करके, यूं। हाँ ऐसे करके। ओम्स लॉ, ठीक है। तो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। अब मेरे को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला निकालूंगा रेजिस्टेंस का? यहाँ से निकाल लूंगा। एक फॉर्मूला याद होने के बाद तो सबका निकल जाता है। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वी अपॉन आई, यानी वोल्ट आई। अपॉन में आई की क्या होती है? एम्पियर में नापते हैं ना करंट को, तो हाँ वोल्ट अपॉन करंट की में, एम्पियर होती है। वोल्ट अपॉन में एम्पियर। तो जो हमारा, और रेजिस्टेंस को मोम में नापते तो लिख देंगे 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये हो गई। बस क्वेश्चन के अंदर अब पूछ लेता है वोल्ट निकालो, तो वोल्ट निकालने के लिए तुझे दे रखा होगा सब कुछ, आर भी दे रखा होगा, आई भी दे रखा होगा, इसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। मतलब क्या 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 बोला आपने अभी? अरे रेजिस्टेंस की ओम होती है तो ओम लिख दिया, वोल्टेज की वी होती है वी लिख दिया, आई की ए होती है ए लिख दिया। तो अब जैसे वोल्ट निकालना होगा तो रेजिस्टेंस और एम्पियर दिया होगा। हाँ, रेजिस्टेंस और तो एम्पियर देंगे, उसको तो, रेजिस्टेंस और करंट देंगे कि रेजिस्टेंस और एम्पियर देंगे? अरे पागल कर मतलब मैंने एसआई किसी भी यूनिट लिख बोल देते दी हैं। ना, एसआई यूनिट बोल दी, एसआई एसआई यूनिट यूनिट बोल तुरंत दी किसी की रेजिस्ट। देंगे? एसआई यूनिट नहीं देंगे कभी भी। तुझे बोल देंगे हाँ वो भाई इसमें सॉरी, इतना करंट गलती से फ्लो हो बोल रहा है दिया। और इसमें इतना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। तो फिर हम आर इंटू आई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। हाँ, जो भी देगा, एक चीज दे देगा, दो चीज दे देगा, दो में से एक चीज निकालने को बोल देगा, फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा इसको। बस एक ये क्वेश्चन दो बात। ना अब इसका मेरे को। क्वेश्चन क्या ही दूं, एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन है। कोई भी एक दे तो एक बारी मतलब देखूं तो कि समझ में जैसे आ गया नहीं। बोला है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज अ करंट ऑफ 3.4 करंट हो गया एम्पियर। 3।
3.4 एम्पियर का करंट है फ्रॉम हाँ, द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। वोल्ट हो गया 220। What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? अब निकाल। 110। सबसे ऐसे बोला हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 खोल लेना, एनसीईआरटी खोल ले। मेरे पे है नहीं एनसीईआरटी। 2 सेकेंड। अरे हाँ, एक डाउट है मेरा इसी से क्वेश्चन, वो बता दो आप मेरे को। इसमें मैंने भी पहले सैम्पल पेपर में देखा था। एक वो है, जैसे आपने जैसे अभी बताया ना, उसमें है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो रेटेड है 1100 वॉट की, और 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये उसका है नहीं इलेक्ट्रिक मोटर वाला, तो उस पे आएगा, ये तो मैग्नेटिक वाली में। इलेक्ट्रिसिटी में है भैया ये। क्वेश्चन भेज दे। भेजूं? उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो भेज दो। इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current this electric iron draw when connected तो 110 वॉट। to 110 volt supply line? वोल्ट है वो। हम्म। ये 110 क्वेश्चन, वोल्ट। अब इतना इजी अब क्वेश्चन इसमें आता हमें है। अब देख अब क्या हमें करना है। इसमें बेसिकली निकालना क्या है? तुझे पढ़ना नहीं आ रहा क्वेश्चन, पहले बोला है इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें इतना करंट फ्लो कर रहा तो करंट है। निकालना है। अब बोला है करंट निकालो अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट की सप्लाई देना चालू कर दें, तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है ये तो। तो V/R हो जाएगा फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो करंट निकालना है, वी कितना दे रखा है हमको? करंट हमें दिया हुआ है 3.4 है। करंट तो निकालना ही है। हाँ, मतलब ऊपर ही फिर करंट क्यों दिया हुआ है 3.4 है? अब मतलब तू इसका बता, मतलब क्या है? तू बता ना फिर। अब देख मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन तो कैसे बोल था। ये क्वेश्चन ने बोला बोल तो था हमें कि 220 दिया हुआ है। इसने इन्हें सबसे पहले यहाँ तक पढ़ना था भाई, ये फुल स्टॉप नाम की भी चीज होती है। इसका मतलब है यहाँ तक एक पार्ट है और उसके बाद अगला पार्ट है। मैथ्स की तरह ही। फुल स्टॉप नाम की चीज से हमेशा ही ये क्वेश्चन, यही तो दिक्कत होती है, बच्चे फुल स्टॉप वाली चीज देखते नहीं है। भाई क्वेश्चन यहाँ तक आधा आया भी, उसके बाद आगे भी बोला हुआ है, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। तो भाई हमको करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो इनकी हेल्प से हम एक ही चीज निकाल सकते हैं। वो हमें पता है क्या निकालेंगे, हमको पता है हम निकाल लेंगे। आर निकाल लेंगे। आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई, यही होता है। नहीं, 2 सेकेंड। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का था, हाँ, V/I। अब वोल्ट दे रखी थी हमें 220 और करंट दे रखा था, कितना दे रखा था? 3.4। 3.4। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 220। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। काटेंगे पीटेंगे तो 217, 2 1 2 0, ये हो गया 1100/17। रेजिस्टेंस आ गया हमारा। पॉइंट में अभी नहीं निकालेंगे, लास्ट में सोल्व करते हैं, हमेशा इसमें ही छोड़ देंगे ऐसे ही। अब 1100/17। हाँ, अब हमको पता है कि हमको निकालना है, उस चीज का करंट निकालना है जब हमारा वोल्ट दे रखे। नाउ इफ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया? अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया और वो हो चुका है अब 110 वोल्ट हो चुका है। तो अब हमें उसकी हेल्प से करंट निकालना है। तो हमें करंट का फॉर्मूला पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है आई
इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, क्योंकि वी का फॉर्मूला आई इंटू आर होता है। तो अगर आई यहाँ से निकालूंगा तो वी अपॉन आर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। हाँ अब करंट की जगह मैं क्या करूंगा, करंट तो निकालना ही है। वोल्टेज हमको पता ही है 110, और रेजिस्टेंस तो मैंने कहा था हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस हमने ऊपर निकाला ही था 1100/7। 1100/17। मैंने बताया था ना ये कांस्टेंट रहता है 1100 हाँ बाय 17। और अब ये 17। नीचे है तो इसको पलट के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये 17 ऊपर से ले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 1100 नीचे रह जाएगा। जीरो से जीरो हाँ कटते हैं, 11 वन से 11, जीरो। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.7। तो वैसे भी बता सकते थे, हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमारे पास पहले 220 वोल्ट का था तो उस टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा था, 3.4। और अब हमने इसका आधा हाँ कर दिया तो करंट भी तो आधा हो जाएगा भाई, 1.7 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है डायरेक्टली तो हमारा प्रोपोर्शनल। ये 1.7 आ रहा है ना? 1.7, क्योंकि हमने देखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ये आधे से कम हो गया तो करंट भी तो आधे से कम हो जाएगा। 34 का आधा होता है 17। वैसे भी देख सकते थे लेकिन मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया तुझे। करंट ऊपर वाली अवेलेबल। दो कंडीशन का यूज करके हमें निकालना था रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस एक सर्किट के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है, अभी अभी बताया था। तो मतलब इसमें दो चीजें करनी थी, रेजिस्टेंस और ये करंट दूसरा वाला। और रेजिस्टेंस जो एक बार ही निकल गया वो उतना ही रहेगा हमेशा। अब मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया, जरा एक बार वो भी देख लो। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसके पीछे वो लगाना भूल गया मैं, ओम भी लगाते हैं, ओम। और इसके पीछे ए लगाते हैं। वो हाँ। अच्छा वोल्ट से नहीं, वो हाँ आई से डिनोट करेंगे करंट को, और ए उसकी ऐसा यूनिट है। हाँ ठीक है। अभी तो ये मैंने पढ़ाया भी नहीं एनर्जी, तो तुझे तो फिर कैसे कर लेगी तू। ये उसके शुरुआत में ही दिया हुआ था तो मतलब होगा इसी में। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट ही हुआ है, अभी है तो नहीं हमारे फॉर्मूले सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन तो। सब है। अभी फॉर्मूले, इसका मतलब तूने अभी तक फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूले कराने पड़ेंगे, रुक जा अभी पहले। ये एक फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ का। अब आगे चलते हैं। ओम्स लॉ हमेशा ही पेपर के अंदर आता है, कभी ओम्स लॉ के बिना पेपर ही नहीं बनता। अब फैक्टर भी होते हैं कई सारे रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करते हैं, भाई रेजिस्टेंस होता है। जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस। हाँ, तो जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, बड़ा है या छोटा है। एक क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का, उस पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हाँ जिसके ऊपर जैसे लेंथ है, और ये तार, मान ली तार इसके अंदर ऐसे करके घुसा हुआ है यूं करके, तो जो इसका एरिया है तार का वो कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। इस ठीक है। पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो और एक मेनली वो इसमें होता है करते हैं नेचर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद सुनती रहे बस अब। और एक बताया एरिया के साथ, तो एरिया के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा वायर का, if cross section of wire, area of cross section of wire is more than the resistance will low, या current will low, जो करंट होगा वो क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, करंट कम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, यही तो होता है। हाँ अगर किसी चीज में करंट फ्लो हाँ। कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। और टेम्परेचर ऑन रजिस्टर, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा हुआ है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे टेम्परेचर पे होता है या नहीं होता। हाँ। अच्छा जो आपने पीछे भी पढ़ाया वो क्या कहते हैं,
समझ आ गया ना कैसे क्या क्या होता है, रिलेशन बता दिया, हाँ। इनवर्स होता है, डायरेक्ट होता है, जिन जिन के बीच में। ठीक है। हाँ। और इसका फॉर्मूला नहीं बताया आपने। सबका फॉर्मूला यही तो होता है, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही रहेगा, यही यही वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वही रहता है सबका सेम। इन तीनों का भी सेम यही भी रेजिस्टेंस का जो होता है। वो ज्यादा इतना करेगी ना तो रो वो आ जाता है बीच में, वो रो तुम्हारे सिलेबस में अब कट गया, पहले तो था, अब कट तो गया। मतलब नहीं करना ना, मतलब ये उतना वो नहीं है कि इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के आएंगे फैक्टर्स डिपेंड वाले पे। नहीं 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 आते। ठीक है, फिर ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं उतना। फिर एक मेरे को वो बता दो, इसी चैप्टर में जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसे होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है एक, एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ओम्स मीटर, ओम मीटर। भैया 2 सेकंड होल्ड करना। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऐसी मतलब किसी भी करंट को रोकने के लिए मदद करती है, एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट को रजिस्ट करने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है। एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट ओम्स मीटर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ओम मीटर होती है। ठीक है। उनको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। वी बाय आई होता है। आई। तो और इसमें SI यूनिट ओम मीटर होती है इसकी, और ये जो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का जो ये रेजिस्टेंस होती है। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अलग अलग चीज होती है। रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर के लिए, ठीक है, कंडक्टर के लिए होती है रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना, रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी का मतलब किसके थ्रू रोक रहे हैं, मतलब तार, कौन से तार का यूज कर रहे हैं, रजिस्टिविटी उस पर डिपेंड ओम करती है। मीटर ऐसा ठीक है। यूनिट हो तो गई इसकी रेजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी ना कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और ऊपर आता है यहाँ पे क्या आता है, आई आता है क्या? हाँ आई आता है ये, हाँ ठीक है। लेकिन तुझे रजिस्टिविटी के बारे में बस डेफिनेशन याद रखी, उतना वो मत करिए, रजिस्टिविटी बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। रेजिस्टिविटी का वो डेफिनेशन ये होगा ना, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम्म, ठीक है ना। और इसकी SI कंडक्टर, यूनिट होती है ओम मीटर। कंडक्टर इंसुलेटर तो पता होगा क्या होता है? क्या? रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर पे डिपेंड करती है मेनली, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, फिजिकल इंसुलेटर क्या होता है? कंडीशन। कंडक्टर तो पता है क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर नहीं कंडक्टर, होता। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें काफी ज्यादा रजिस्टिविटी होती है, जो करंट को पास ही नहीं होने देता। जैसे प्लास्टिक, अच्छा। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है जिसके अंदर से करंट पास ही नहीं हो सकता। प्लास्टिक, रबर। हाँ रबड़ हो गई, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर हाँ, का होता है जिसमें से करंट पास ही नहीं होता। और कंडक्टर का जो मतलब होता इलेक्ट्रिक करंट है, को रोकते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से करंट पास होता है लेकिन लो रजिस्टिविटी होती है, ज्यादा रजिस्टिविटी नहीं, रोकता नहीं है वो करंट को, कम रोकता है। रोकता तो जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर करंट पास होता है, हम हाथ लगा देते हैं तो करंट लगता नहीं है हमको इतना आराम जल्दी से, मतलब उसमें कम होती है रजिस्टिविटी, ठीक है, उसमें से करंट पास होता रहता है। लेकिन ये जो रबर और प्लास्टिक होते हैं इनमें ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी। इनमें से तो करंट पास होता ही नहीं है, तो रजिस्टिविटी ज्यादा क्या हाँ। होगी, इनमें तो होती वैसी ज्यादा है। हाँ मतलब वही। हम्म। अब रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज आएगा। रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस अलग हो गई। रेजिस्टेंस वो इन होता है ना इसका सीरीज, सीरीज में लगे हुए टोटल। होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग रजिस्टर्स ज्वाइन होते हैं एक के साथ हाँ, एक। सबकी अलग अलग वोल्टेज में पावर आती है मतलब। और उसके बाद क्या कहते हैं जो
इसमें ओम बताया होता है कि कौन सा कितने ओम का है, और इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब भी निकालना है तो जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनके अंदर कितना कितना वो जा रहा है, उनको प्लस कर ओम दो, का कितनी कितनी वोल्टेज जा रही है ओम उनके होता है अंदर। ना, हाँ, तो वो तो ओम ही जैसे होते हैं ना, कि एक क्यों 2 रजिस्टेंस, ओम 3 ओम 4 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी पड़ती है। जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं सीरीज के अंदर तो हमेशा उनके अंदर सेम करंट फ्लो होता है, उसका क्वेश्चन भी आ रखा था। तो सेम करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट के अंदर अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो, सीरीज में लगे हुए हैं तो सेम करंट फ्लो होगा। अगर इसमें 10 एम्पीयर का हो रहा है तो इसमें भी 10 एम्पीयर का होगा। समझाया था ना, क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, दिखाया था तुझे। हाँ, तो याद रखना है सीरीज के अंदर करंट जो लेकिन मेरे होता को है बस वो सर्किट के अंदर सेम फ्लो हो रहा होता है मेरे को सारे बस इतना बताओ एक बारी, कि जैसे 3 रेजिस्टर्स हैं वो इस सीरीज में है, तो रजिस्टर। जैसे सर्किट डायग्राम दिया होता है क्वेश्चन पेपर में कभी कभी, जैसे 3 रेजिस्टर्स होते हैं वो सेम उसमें सीरीज में है, तो उसके ऊपर लिखा होता है R1 R2 R3, और ऊपर लिखा होता है वो, तो वो V में आएगा या फिर ओम में आएगा, जो हमें प्लस करना होगा R1 R2 R3 जो हमें प्लस करना होगा, तो वो V में आता है या ओम में आता है? ओम में आएगा ना। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। फिर ओम में आएगा। वी तो मैंने बताया नहीं, वी तो मैंने उसकी बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। और टोटल करंट का क्या फॉर्मूला होता है? अभी पहले जैसे रजिस्टेंस का तो टोटल सीख करंट। ले। टोटल करंट का फॉर्मूला तो वही है, फिर करंट निकालने का फॉर्मूला जो बताया था। तो करंट वही लगता निकालने, है टोटल करंट में। करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, बता करंट का फॉर्मूला बोल। करंट का फॉर्मूला वो था ना, क्या कहते हैं, V = R × I है, तो करंट का फॉर्मूला V/R। हाँ, बस करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज निकाल लेगी, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेगी, डिवाइड कर देगी, अच्छा। और खत्म। फिर टोटल वोल्टेज फिर वोल्टेज, टोटल V1 + वोल्टेज, V2 + V3। टोटल वोल्टेज भी बता रहा हूँ। टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगी? टोटल वोल्टेज का भी यही होता है कि जितनी वोल्टेज उसमें लगी हुई है, तो जितना जितना, जैसे देख बता ही देता हूँ, वोल्टेज का भी वैसे निकलता है V1 + V2 + V3। ठीक है, पहले एक तो वही ये, ना, वही तो कह रही हूँ। और जो वोल्टेज होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो भी अगर रजिस्टर्स उसमें लगे हुए हैं सीरीज के अंदर तो उनमें भी सब में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। सपोज कर कि 3 वोल्टेज लगे हुए हैं, जैसे V1 V2 V3, 3 वोल्ट वो लगे हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है हम्म। ना? हम्म। तो इन तीनों में इक्वल इक्वल होगा भाई, इसमें भी 10 करेगा, इसमें भी 10 वोल्टेज, इसमें भी 10 वोल्टेज के हिसाब से जाएगी। हाँ, वोल्टेज तो इक्वल इक्वल ही जाते हैं ना बैटरी से। हाँ, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V1 + V2 + V3 हो V3। जाएगा, सीरीज के अंदर है। वो सर्किट डायग्राम में ही दिया होता है, और ठीक है। सीरीज के अंदर। अगर मान ले वोल्टेज निकालने है, V1 निकालना है, तो वोल्टेज निकालेंगे कैसे? वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, I × R होता है। रेजिस्टेंस पता है हमको R1 है, वोल्टेज 2 की निकालनी है, हाँ, तो I सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, R2 हो जाएगा। करंट सब में सेम सप्लाई होती है, I × R3 हो जाएगा। तो करंट तो दिया होगा ना फिर। और करंट दिया होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 + R2 + R3 को प्लस कर दो। टोटल वोल्टेज निकालने तो V1 + V2 + V3 को प्लस कर दो। जो करंट होता है वो हमेशा सेम सप्लाई करता है, करंट तो हमेशा ही सेम रहता है सर्किट के अंदर, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। हम्म। हम्म, बस यही होता है इसके अंदर तो। अब पैरेलल वाला रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आएंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस आपने अभी आपने अभी खुद बताया कि रेजिस्टेंस जो होती है वो उसमें करंट फ्लो होता है, और रेजिस्टर वो होते हैं जो होते हैं आपस में पैरेलल। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स इन पैरेलल। हाँ। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स में हमेशा ना करंट ऐसे फ्लो करता है, हमेशा इनवर्सली का रिलेशन करके चलते हैं। कि भाई मान ले कि एक रजिस्टर, रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे लगा हुआ है एक और इसके नीचे लगा हुआ है एक और। ठीक है, हम्म। यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, ये इसमें R1, इसमें R2, इसमें R3। तो अगर टोटल रजिस्टर निकालेंगे पैरेलल सीरीज के अंदर तो हमेशा फॉर्मूला होता है 1/R वन बाय =
1 by R1 1 by 1 by R1 1 R2 by R2 plus 1 by R3। ये ऐसे निकलता है, ठीक है, हाँ। क्योंकि डिवाइड हो जाता टोटल है ना, रेजिस्टेंस यहाँ ना। से जो करंट आ रहा है पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीधा सीधा कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है भाई, एक बार तो बटन दबा टोटल के। रेजिस्टेंस हुआ ना ये 1 by R1 वाला। 1 बाय आर टोटल रेजिस्टेंस नहीं हुआ, 1 बाय आर से निकाला जाता है, आर ही निकालेंगे इसको। जैसे मान लिया R1 दे रखा था 1 बाय 4, तो ऐसे कर लेंगे, जैसे R1 दे दिया हमको 4 तो 1 बाय 4, ये दे दिया 3 तो 3, ये 12 दे दिया तो ये 12, इनका निकाल लेंगे, 12 करके 12 से आएगा 12, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 1 7 8, 8 बाय 12 आ गया। तो 1 बाय आर की वैल्यू क्या आ गई, 8 बाय 12। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, बस 12 बाय 8। तो ये आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर। 1 बाय आर कभी नहीं होता, आर होता है रेजिस्टेंस का हाँ मतलब। मतलब टोटल रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल का मतलब रेजिस्टर्स इन पैरेलल का ये वाला फॉर्मूला होता है। हाँ बस। और जब सीरीज पैरेलल के अंदर कन्वर्ट वो होते हैं ना, तो जो करंट फ्लो रहता है हर रेजिस्टर्स के अंदर, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट I1 I2 I3। अलग अलग करंट फ्लो होगा, उस सीरीज के अंदर हाँ करंट जैसे हमेशा उसमें। सेम रहता है। लेकिन अगर पैरेलल में आएंगे तो पैरेलल में करंट हमेशा क्या होगा, अलग अलग बढ़ जाएगा, एक में अलग जाएगा, और एक में अलग जाएगा, एक में अलग जाएगा। तो लेकिन पैरेलल में पूरे वोल्टेज। पूरे सर्किट में सेम रहता है, करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्स के अंदर जाएगा तो रजिस्टर्स के अंदर अलग अलग होके जाएगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, पूरे कर और सर्किट। वोल्टेज वोल्टेज। वोल्टेज भी बता रहा हूँ, पूरे करंट सर्किट, लेकिन सर्किट में पूरा सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज होती है, वो सेम रहेगी। वो अच्छा उल्टा होता है दोनों में, सीरीज में रेजिस्टर वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट रहती है और करंट सेम रहता है, और पैरेलल में करंट और रेजिस्टेंस से अलग अलग होती है और वोल्टेज सेम रहती है। हम्म, ठीक है, हाँ। इसके अंदर रेजिस्टेंस में भी से अलग होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन करंट अलग अलग फिर फ्लो करता है, बस इसके अंदर एक ये वो याद होता है रखना। ना हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस इसमें होता है वोल्टेज, पैरेलल रेजिस्टेंस वाले के में। अंदर हमेशा ही अलग अलग फ्लो करता है करंट। अगर पैरेलल में लगे हुए तो सीरीज में लगे तो करंट हमेशा सेम होगा। बाकी सारी चीज उसके बारे में बता दी, वोल्टेज और क्या बोलते हैं, करंट के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बारे में बता दिया। रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स के बारे में बता दें, रजिस्टर तो अलग अलग ही जाएंगे ना, इसमें रजिस्टर जो होंगे मतलब करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है सबके अंदर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो हाँ। भी तो अलग अलग ही फ्लो करेगा। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो रेजिस्टर्स इन पैरेलल होता है उसमें एक और होता है जैसे कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, वो क्या होता है? कौन सा? एक वो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। वो इसमें थोड़ा ना आएगा, पैरेलल वाले में, वो इसमें नहीं आएगा, वो इसी में बता रखा है। इसमें नहीं आएगा वो। तो वो क्या होता है हमारे लिए उसमें? वो तो इलेक्ट्रिक पावर में आएगा, अच्छा उसी का होगा फिर। पावर के अंदर आती है हीट, तो इसके अंदर थोड़ा ना आती है। अब लास्ट टॉपिक रह गया इलेक्ट्रिक पावर इसका। यही होता है इनके अंदर, पैरेलल और सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है। दोनों आते हैं। हमेशा मिक्सअप होके आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन निकालने को। समझ में आ गया इसका तो क्वेश्चन मेरे को कि कैसे निकलेगा, मतलब एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है फिर सब फॉर्मूला अपने आप आ जाते हैं। फॉर्मूला इसके अंदर तो मतलब बस ये याद रखना है किसमें क्या करंट फ्लो करता है, किसमें सेम करता है, किसमें डिफरेंट करता है, अलग अलग याद रखने पड़ते हैं। वो याद हो गया मेरे को। जो सीरीज में होता रेजिस्टर्स है, एंड सीरीज होते हैं। जो जो सीरीज होती है रेजिस्टर्स एंड उसके अंदर सीरीज होते हैं सारे सारे आई रेजिस्टेंस के अंदर आई करंट सेम रहता है। सेम फ्लो करता है, लेकिन जो पैरेलल होता है, पैरेलल वाले में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है अलग वो अलग। डिफरेंट होता है। और रेजिस्टर्स इन सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाता है और दोनों में रेजिस्टेंस तो डिफरेंट ही रहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया कैसे होता है, उसमें सीधा R1 प्लस हाँ। R2 प्लस R3 कर दो, उसके अंदर 1/R1 1/R2 1/R3 करके करना होता है। और घर में कौन सा यूज करते हैं ये भी आता था कई बार, घर में कौन सा यूज करते हैं हम, पैरेलल वाला करते हैं, सीरीज वाला करते हैं। कौन सा करते हैं? अब सीरीज वाला।
घर में घर के सीरीज वाला यूज करते घर के अंदर हमेशा सीरीज वाला यूज नहीं करते, पैरेलल वाला यूज करते हैं। क्योंकि अगर सीरीज वाला यूज करेंगे तो एक बार में सारे बल्ब जल जाएंगे, हमको सारे बल्ब नहीं जलाने होते हैं, अलग अलग जलाने होते हैं, अलग अलग करंट फ्लो करवाना होता है। एक में करंट रोकना चाहता हूँ, एक में जाना चाहता है, अगर सीरीज में लगे होंगे तो एक बार में सारे बल्ब जल जाएंगे। तो अच्छा हमारे घर के अंदर पैरेलल लगे हुए होते हैं, ताकि अच्छा एक साथ अच्छा। करंट फ्लो ना हो सके, जो एक ये में एमसीबी वाला सीन होता है वो, है। जो ये एमसीबी वाला सीन होता है बाहर जो होती है। एमसीबी से कुछ रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर अब, इलेक्ट्रिक पावर अब बता दो। इलेक्ट्रिक पावर तो बता दूंगा, बस ये याद रखना है सीरीज के भी ये तो कई हो गया। फीचर होते हैं। अगर एक बार में स्विच ऑन कर दिया या बंद कर दिया तो सारे जल जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। करंट फ्लो को मतलब मेंटेन मैं करके ना रख, मैथ्स का एक वो था, जैसे एक दो क्वेश्चन। दिवाली दिवाली वाली लाइट होती है ना, उसके अंदर सीरीज में लगा हुआ हाँ होता है, क्योंकि अगर एक बार में जला दो तो सारी लाइट जल जाती है। हाँ, दिवाली वाली जो हम लगाते हैं वो सीरीज में होती है, हाँ। हम्म। यस। जैसे अगर एग्जांपल देना होगा तो हम ऐसे दे सकते हैं ना एग्जांपल, जैसे होमली एग्जांपल्स ऐसे वाले, हम्म। कि पूछा कि कहाँ पे कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जहाँ पे रजिस्टर इन सीरीज लगाते हो, हम कहते हैं जैसे दिवाली लाइटिंग होती है तो उसमें रजिस्टर इन सीरीज लगाते हैं क्योंकि एक बार में सारी जल जाती है। पावर पावर में क्या होता है? पावर का मतलब होता है कितना काम करा भाई किसी आदमी ने कुछ टाइम में, मान ले मैंने 1 घंटे के अंदर कितनी इतना सारा इलेक्ट्रिक काम किया। एनर्जी कंज्यूम हुई है इलेक्ट्रिक पर एनर्जी यूनिट टाइम, कंज्यूम हुई है। मतलब वर्क कितनी डन करा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है सर्किट में पर यूनिट टाइम पे। अरे गधी, ऐसे नहीं, पहले पावर का मतलब होता है कि भाई कितनी पावर है मेरे अंदर काम करने की, किसी एक टाइम के अंदर मैंने कितना काम कर लिया उसको बोलते हैं पावर। कितना काम करा, वर्क डन कितना करा मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के वर्क अंदर। डन, हाँ, पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू। बनता है वर्क डन अपॉन में टाइम। भाई कितना काम करा तुमने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे बोलते हैं पावर। ओह, ओह, ये होता है, अभी तो पीछे बताया था, पावर का फॉर्मूला ये होता है। हाँ। ठीक और है, वो P इज इक्वल्स टू बी आई क्या होता है? ये पावर होता है। अब आएगी इलेक्ट्रिक पावर, ये पावर अलग होती है, इलेक्ट्रिक पावर अलग होती है। वो जो पावर बता पावर रही का थी भी ना, फॉर्मूला पुट किया जाता है। पावर वाला तो याद रखना है बस, जनरली वैसे पूछते नहीं। इलेक्ट्रिक पावर आएगी। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर में आता है भाई कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी है, उसको बोलते हैं भाई कितने रेट से कितनी, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं एक सर्किट के अंदर, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है एक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन यही हो गई ना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अभी आपने बोला पावर का फॉर्मूला होता है W/T। हाँ तो डब्ल्यू बाई टी बताया तो सही, डब्ल्यू बाई टी तो, लेकिन इसका बताया ना मैंने, इस वाली पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का थोड़ा बताया। ये पावर तो हमारे लिए, इंसानों के लिए जो हम काम करते हैं, ये सर्किट के अच्छा, लिए E है। इंटू आई हुई इलेक्ट्रिक पावर, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पावर वाला है। और SI यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है। ये इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा वर्क डन अपॉन टाइम का, मैं बताऊंगा अभी। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V का हाँ, I इंटू आर। ये ले एक बार, एक मिनट रुक जा। हाँ, वी का फॉर्मूला क्या होता है? अब देख, हमको I पता है इंटू आर। वो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन अपॉन आपने तो एक ही बताया। वर्क डन अपॉन चार्ज भी होता है। अच्छा, WIQ वाला, मैं वो भी कर रहा 1 जूल बाय 1 कूलम। क्या हो गया? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, जो वो 1 जूल बाय 1 कूलम वाला। हाँ बताया तो था पीछे ही। हाँ, लेकिन मैंने वो वाला याद कर लिया ना, I इंटू आर। वो भी याद करना है, ये भी याद करना है, दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो वर्क डन पुट अपॉन, कौन सा वाला करना है? क्वेश्चन पे डिपेंड पुट करेगा I कौन इंटू, सा यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन देख के पता चलता अच्छा है। क्वेश्चन में जो दिया होगा। वर्क डन W से, चार्ज को Q से करते हैं।
और अभी अभी बता के आया हूँ पावर का एक फॉर्मूला, ऊपर भी बता के आया था। एक तो V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ V इंटू आई वाला, किस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देख अभी निकल गया। मतलब अभी इसके बाद बता, डिराइव मतलब मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन अपॉन में क्यू। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का डब्ल्यू बाई टाइम टू टाइम। डब्ल्यू बाई टी। हाँ, अब पावर की जगह हम क्या कर देंगे, बस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी, V इंटू क्यू। तो W हाँ की जगह V इंटू क्यू रख दूंगा, अपॉन में टाइम रख दूंगा। हाँ पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V मल्टीप्लाई क्यू अपॉन टी, भी लिख सकता हूँ क्योंकि तो डिवाइड हाँ। किसी के नीचे भी लेके जा सकते हैं। जैसे ऐसे होता था 3 × 2 डिवाइड बाई 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2/2, कैसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। दो तरीके होते हैं लिखने के। मतलब हमें याद सारे फॉर्मूले करने हैं, क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई होंगी उसके डिपेंड पे फॉर्मूला हमें लगाना है। अब क्यू बाई टी वर्क डन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम? वर्क डन अपॉन टाइम को पावर। वर्क डन अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। और चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे भाई? एक चार्ज आ रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वी। करंट बोलते हैं। कि भाई एक सर्किट के करंट। अंदर कितना चार्ज आ रहा है उसे करंट तो बोलेंगे। भाई चार्ज का मतलब क्या है? एक सर्किट के अंदर कितना चार्ज आ रहा है तो ये किसी। आ गया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। ओ, तो ये पावर का फॉर्मूला एक होता है बार V। ऊपर करना। एक ये एक बार फॉर्मूला, ऊपर करो, एक हल्का ये सा। फॉर्मूला याद रखना हाँ है, बस यहाँ से। और एक ये वाला भी याद हम्म। रखना है। ये 3 फॉर्मूले याद अब रखना। नीचे करना इलेक्ट्रिक पावर के नीचे। ये तीनों याद रखने हैं। हाँ। बीच का ये जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला दिखाओ एक बार मेरे को। ऊपर, इससे ऊपर थोड़ा सा, हाँ बस यही यही। दो डब्बों के बीच का पार्ट, दो डब्बों के बीच का पार्ट, ये वो वी वर्क डन बाय चार्ज वाला, और नीचे पावर वाला, इलेक्ट्रिक पावर वाला, उसके बीच में जो पार्ट लिखा है वो। हाँ बस यही। हाँ हो गया हो गया। तो इसमें क्या किया पर, ओके ओके ओके, ठीक है समझ गई समझ गई। और इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है, इलेक्ट्रिक पावर पावर की। पर यूनिट वोट ही होती है। हाँ। वोट। तो अब हम वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और यस। अभी तो हमको अलग अलग फॉर्मूले भी निकालने आते हैं, पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं। हमको पता है कि भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर होता है। हम्म। और मैंने अभी भी बताया तुझे पावर का फॉर्मूला क्या बताया था। पावर का वर्क डन बाय टाइम V इंटू और आई वी बताया इंटू था। आई। ठीक हाँ है, मतलब दोनों, वर्क डन बाय टाइम और वी इंटू आई। V इंटू आई होता है। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे पावर वाले फॉर्मूले में V इंटू आई की जगह, V की जगह I इंटू आर लिख दूं, पावर वाला फॉर्मूला हमको आई पता है ना। इंटू आर इंटू आई। P का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज इंटू आई, तो I इंटू आर, तो पावर का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, आई स्क्वायर आई आर। इंटू आर इंटू आई। हाँ वही आई स्क्वायर आर। ओके। बड़ा सही है ये तो। सही। ठीक है। और वोल्टेज ये करंट ऑफ होता पावर का है एक और नो फॉर्मूला भी पावर निकाल इक्वल। सकते हैं। पावर का हमको पता है, पावर का फॉर्मूला भी एक बताया ऊपर, V इंटू आई, वही यूज करूंगा, V इंटू आई होता है। हाँ। लेकिन अब हमें पता है कि जो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। किसको, करंट का? वी बाय आर। V स्क्वायर बाय आर आ गया एक और फॉर्मूला पावर का। बस ये कई सारे निकल जाते हैं ऐसे ही कर करके। कमर्शियल यूनिट याद रखनी पड़ती है। हमारा जो मीटर में बिल आता है वो आता है किलो वोट आवर्स के अंदर, किलो वोट आर, KWH, किलो वोट आर।
के कैपिटल होता है, डब्ल्यू भी कैपिटल होता है, एच छोटा होता है, बस किलोवाट आर। अब 1 किलोवाट आवर को हमको जूल में कन्वर्ट करना होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको जूल में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो? जूल। जूल। तो याद रखियो 1 किलोवाट में कितने वोट होंगे? 1000 होते हैं, सबको पता है 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 हजार। वोट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं पता है? 1 घंटे में होते हैं 60। 3600 सेकेंड्स। 3600। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा सिक्सटी 360000। इंटू सिक्सटी कर लेते ना, 3600। हाँ। 3600। नहीं, 60 इंटू 60 वो मैं 1 घंटे के सेकंड्स का देख रही थी। ये जूल हो जाएगा। अब इसको बस ऐसे लिखने का तरीका है, कई लोग इसको 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख देते हैं। ऐसे भी लिख देगी जब हाँ भी ठीक वही। है, ये लिख देगी जब भी ठीक है। तो बस जूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। जूल का मतलब है सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। घंटे की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड, और किलोवाट की सबसे छोटी यूनिट होती है वोट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 किलोवाट में भी 1000 वोट होते हैं। ओके। बस ये हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। वो जो मैं कह रही थी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ वही होता है हीटिंग इफेक्ट। हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर ना। मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है एक करंट, जब सप्लाई होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो कितनी हीट निकलती है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बुक में सारा आलतू फालतू दे रखा था, जितना आपने पढ़ा उतना मैंने मार्क कर लिया सारा। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक केटल है, सबके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में जनरेट होता है। हम आयरन जब जलाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसके अंदर भी क्या होता है? करंट से ही तो गर्मी मिलती है। ठीक है। तो मतलब इसमें हमें आई पुट करना होगा, आर पुट करना होगा, टी पुट करना होगा, तो आंसर आ जाएगा। बस अब हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। पहले अभी हमने पावर के बारे में पढ़ा, एनर्जी का फॉर्मूला आएगा इसके अंदर, एनर्जी। तो एनर्जी का जो एनर्जी तो है ही फॉर्मूला नहीं। होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला। पावर मल्टीप्लाई में टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वॉट सेकंड, क्योंकि पावर की क्या होती है? वॉट। और टाइम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, तो वॉट सेकंड क्या हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऐसा यूनिट। पावर को वॉट में करते हैं, टाइम को सेकंड्स में करते हैं हमेशा। समझ आ गया? हम्म। हीटिंग इफेक्ट का मतलब तो पता है। जब इलेक्ट्रिक करंट में से, जैसे कोई कंडक्टर है उसमें हीट से जनरेट हो रही होती है। हाँ, तो कंडक्टर हॉट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, द कंडक्टर बिकम्स मतलब हॉट। वही होती है ना, हीटिंग इफेक्ट तो वही हो गया ना, कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। हाँ, हीट एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, तो वो डिपेंड करता है पावर और टाइम पे, कितने ज्यादा टाइम, तो जितना ज्यादा टाइम करोगे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा भी हीट एनर्जी होगी। होएगी। फॉर्मूला क्या होता है वो हीटिंग तो इफेक्ट नॉर्मल का? चीज है ना, जैसे वो अगर हमने सीखेंगे। ब्लोअर चला रखा है। अब देख, हीटिंग। अब हीटिंग इसका फॉर्मूला निकालना है हमें हीट एनर्जी का। मैंने अभी हीट एनर्जी का फॉर्मूला एच से डिनोट करते हैं, एनर्जी हीट एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, एच। हाँ, तो हीट एनर्जी को ड्रॉ किससे कर डिनोट किससे करते हैं? एच से। एच से। ठीक है। तो एनर्जी को एच से डिनोट कर दिया, और हमको अभी फॉर्मूला बताया था पावर मल्टीप्लाई में टाइम होता है। वो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है ना, लेकिन। एनर्जी तो लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही तो हीट एनर्जी बनती है। अच्छा हाँ ये ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो फिर कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। फिर हाँ समझ गई। अब पावर का फॉर्मूला भी ऊपर बताया था क्या होता है? पावर का V इंटू आई और W/T। V इंटू आई यूज करेंगे। और अब हीट हमको पता है वी आई टी हो जाएगा। और अभी मैंने वी का फॉर्मूला भी बताया था तुझे, क्या होता है वी का फॉर्मूला? आई इंटू आर आया था, ओम्स लॉ से नहीं पढ़ाया आई था? इंटू आर, हाँ। हाँ, आई इंटू आर। ओम्स लॉ से निकाल के लाए थे ना। तो अच्छा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब एस की जगह डाल देंगे आई आर आई टी, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आर टी। आर टी। बस निकल गया। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, बताया था मैंने अभी कि भाई करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी अपॉन आर, तो हीट का एक और हो जाएगा भाई, आई की जगह रख दो वी ये तो अपॉन एक्स्ट्रा हो आर, गए ना, मैं मेन वाले याद रख लूं काफी नहीं है। उसका आर टी फिर बी
ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, एक आर स्क्वायर से एक कट जाता है तो एच कितना बचेगा, वी स्क्वायर बाय आर टी हो गया। अब पेपर में भी उतना घुमा के थोड़ी देंगे, पेपर में भी तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही देंगे, हल्का फुल्का घुमा देंगे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला जितना बुक में पढ़ा है उतना ही तो देंगे ना। इससे ज्यादा नहीं देंगे, बस यही फॉर्मूले होते हैं। जो बुक में फॉर्मूले लिखे हैं, ये तो आपने चलो एक्स्ट्रा पे करा दिया, मतलब मेरे को समझाने के लिए। यही फॉर्मूले होते हैं बस। समझ आ गया। ये चैप्टर भी हो गया, नहीं तो मैं खुद करने बैठ रही थी, ये चैप्टर तो हो ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अभी और यहाँ से इंसुलेटर्स के दो एग्जाम्पल अलग होते अलग हैं, रबड़ अलग और अलग नहीं, प्लास्टिक। यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। हीटिंग एनर्जी का आई के साथ कैसे रिलेशन होगा, डायरेक्ट की इनवर्स। हीटिंग एनर्जी का आई के साथ इनवर्स। अभी बताया था, मोटे दिमाग की है तो सही में, मैंने क्या नहीं, बोला था, डायरेक्ट डायरेक्टली जो चीज प्रोपोर्शनल, नीचे डायरेक्टली आती है उसके प्रोपोर्शनल। साथ इनवर्स होता है। 10 बार तो बता दिया कल से आज तक, लेकिन 10 जो घंटे चीज याद है। सामने आती है, जो चीज सामने आती है तो उसके साथ डायरेक्टली, इसके और जो साथ भी चीज डायरेक्ट अपॉन में रिलेशन आती है होगा, उसके साथ इसके इनवर्स। साथ भी डायरेक्ट होगा, और इसके साथ भी डायरेक्ट और होगा। टी यानी के साथ टाइम भी। बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब हीट करंट बढ़ेगा स्क्वायर के टाइम से, जब स्क्वायर होगा करंट का, जब हीट एनर्जी बढ़ेगी। यानी हीट एनर्जी करंट के स्क्वायर टाइम से बढ़ती है। अगर हीट बढ़ रही है 4 से तो इसका मतलब है, अगर करंट 2 से बढ़ रहा है ना, करंट की पावर 2 हो रही है, तो यानी हीट हाँ, हमारी टू तो का हीट स्क्वायर 4 से बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी हीट हमारी। स्क्वायर के इसलिए हिसाब से चलेगी ना, मतलब हीट हमेशा भी। फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाता है रिलेशन। मैं कभी किसी को नहीं बोलता रट्टा मारो, जिसको फॉर्मूला आता है, मैथ्स आती है ना, वो कर लेता है, अदरवाइज सारे रट्टा मारते हैं, फिर मारते रहो, रट्टा कितना मारोगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक चीज समझा दी थी कि जो चीज नीचे आएगी उसका इनवर्स, और जो चीज ऊपर आएगी उसका डायरेक्ट अब रिलेशन। नीचे वाला फॉर्मूला करना है, बट नीचे वाला करना, जो नीचे लिखा हुआ है डब्बे में। हाँ, अब इसमें आर के साथ तो इनवर्स होगा ना। इसमें आगे साथ इनवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है, वहाँ इनवर्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमको इसके हिसाब से नहीं देखना था, क्योंकि मेन फॉर्मूला हमारा सिर्फ यही होता है, ये तो हमने चेंज करने के लिए कर दिया। वो तो चेंज करने के लिए, वो तो बस मैं बता रही थी कि इसके इनवर्स प्रोस्पेक्टिव से कभी नहीं देखेंगे, हमेशा इसके प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है। जो बुक में लिखा है फॉर्मूला उसके पर्सपेक्टिव से। क्योंकि भाई वी के टर्म्स में नहीं देखना होता हमें, वोल्टेज के टर्म्स में नहीं देखना होता, हमें देखना हमें है आई आई के टर्म्स आर में टी देखना है, के बीच में। तो आई आर टी में तो सब में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। हाँ, बस ये तो हमने कन्वर्ट करा अंडरस्टूड। है। असली फॉर्मूला तो यही निकला था, वो तो बस मैंने आई की जगह चेंज करके लिख दिया। समझाने के लिए किया ना, वो तो मेन तो वही है। बस यही है। एप्लीकेशंस आ जाती है फिर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस, मतलब डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज अब तो होता है। फॉर्मूले याद कर लिए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। हाँ, बस फॉर्मूले ऊपर लिखवा दिए थे, बाकी नीचे लिखवा दिए थे। यही चैप्टर था, लिख खत्म। दिए मैंने सारे। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बस इतना ही था, छोटा सा ही था, खत्म हो गया। अलग और अलग शाम को जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करा देना। हीटिंग हीटिंग इफेक्ट का अलग अलग जगह पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक आयरन में, अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज होता है। फ्यूज देखा है तूने, फ्यूज? हम्म। फ्यूज होता है एक, फ्यूज देखा ग्रैनी में नहीं? देखा है, ग्रैनी टू, उसमें देखा है fuse। फ्यूज होता है ऐसा करके, कुछ ऐसा बना होता है फ्यूज, उसके अंदर एक तार लगा हुआ होता है, बाहर कांच की हाँ हाँ, ग्लास ट्यूब होती है, अंदर फ्यूज वायर होता है, बस एक वो वायर ही होता है, फ्यूज वायर कहते हैं जिसे। जो वो सारी बस कांच का उसमें होता है, उसके अंदर वायर लगी होती है, देखा है मैंने, यूज भी किया है। फ्यूज भी एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है, जब एक्सेस करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो उसको उसको रोकने के लिए। रोकने के लिए। कभी कभार ये फ्यूज भी उड़ जाता है, अगर कुछ ज्यादा ही हद से अरे ज्यादा इन्वर्टर के वो जो एक अंदर गेम होता नहीं ही है। होता, ग्रैनी, उसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होता है एक गेट में, तो उसको उसको इसके लिए बस ना हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज जाके बस उसमें लगाना होता है डब्बे में।